शिक्षा का क्षेत्र इसलिए चुना जाता है कि इससे ज्यादा आसान काम दुनिया में नहीं। आप कभी तुलना करके देखना, एक मजदूर किस तरह से हथौड़े से, लोहा हो चाहे पत्थर हो, उस पर काम करता है। एक जीवन साथी पत्नी के रूप में महिला कितने घंटे काम करती है, उसको भी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जब बात शुरू होती है तो आपको समझना पड़ेगा कि आखिर उनसे मोटी मोटी या प्रारंभिक रूप में कौन सी प्रेरणा ली जाए शिक्षा के क्षेत्र में। क्यों इस देश के अंदर प्रैग्मेटिक एजुकेशन का विकास क्यों नहीं हो पाया? अगर एक भी FIR होता है तो जानते हैं कितना बड़ा नुकसान होता है। सरकारी नौकरी नहीं लगती, शस्त्र लाइसेंस नहीं मिलता यानी विद्यार्थी, पासपोर्ट वीजा नहीं बनेगा, ठेका नहीं मिलेगा। निजी क्षेत्र की नौकरियां भी कराती हैं वेरिफिकेशन। बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर नमन करते हुए मंच पर विराजमान भाई विधायक मुंशीलाल गौतम जी, भाई डॉक्टर राजकुमार जी, विद्वान साथी, अन्य अधिकारीगण, कार्यक्रम के आयोजकगण की संख्या काफी अच्छी खासी है। धर्मेंद्र सिंह जी, राजेंद्र सिंह जी, कौशल किशोर, नरेश कुमार, केहर सिंह जी, सत्यपाल सिंह जी, सीताराम, रोहताश, सूरज भैया, देवपाल सिंह जी, देवेंद्र सिंह, जोगेंद्र पाल सिंह, ललित कुमार, प्रवीण सिंह, सुरेंद्र कुमार जी, ऋषिपाल, मनोज कुमार गौतम जी, आरती वर्मा जी, सत्ता जी। जिनके नाम ना लिखे हों या ना लिए जा रहे हों क्षमा करना है। बुलंदशहर वालों से थोड़ा सा डर भी लगता है और उनका अधिकार भी है। कौशल ने पहले ही कह दिया था कि अगर नहीं आए समय से तो फिर सोच लेना, तो मैं समय से 2-3 घंटे पहले आ गया था। साथियों, बहुत अच्छा लग रहा है अपने परिवार में बैठ करके, और ये और भी अच्छा लग रहा है कि हमारे शिक्षक, जिनको बाबा साहब ने कहा कि वो देश के सारथी हैं, वो जब कोई भी सामाजिक कार्य करते हैं तो उसका एक संदेश जाता है और समाज ये मान करके चलता है कि शिक्षक जो करेंगे वो सही करेंगे। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो शिक्षकों के बारे में नेगेटिव कमेंट करते हैं। जैसे कि पुलिस के संबंध में 100% या 90% नेगेटिव कमेंट होता है, लेकिन शिक्षक के संबंध में 90% पॉजिटिव कमेंट रहते हैं। तो मैं बधाई दूंगा बुलंदशहर की इस टीम को कि वो अपना इस सामाजिक जागरूकता के कार्यक्रम को, अपने सांस्कृतिक जागरूकता के, शैक्षिक जागरूकता के कार्यक्रम को बनाए रखें, इस उत्साह को बनाए रखें और आगे दिन दूनी रात चौगुनी सफलता के प्रति अग्रसर हों। वे विद्यार्थी जो यहाँ आए हैं और जो पुरस्कार प्राप्त करने वाले हैं, वो उनके परिवारीजन, उन सबको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। एक सुंदर कार्यक्रम में आपका सम्मान किया जा रहा है और ये सम्मान अकेले किसी कागज का या किसी मेमेंटो का मोहताज नहीं होता, एक प्रेरणा का प्रतीक होता है, सिंबलिज्म है एंथ्रोपोलॉजी में। ये सिंबलिज्म काम करता है और बहुत बड़ी आपको प्रेरणा देता रहता है। आप 50 साल बाद भी सोचेंगे कि हाँ, मेरा वहां पर स्वागत हुआ है। वो चीजें याद नहीं रहती जो हम रूटीन में करते हैं, याद वो रहता है जो रूटीन से हटकर होता है, चाहे वो प्रेरणा का कार्य हो, चाहे वो संघर्ष का कार्य हो। तो एक यादगार कार्यक्रम के रूप में आप सब इसको मना रहे हैं। आपको बार बार बधाई हो।
बंधुओं, जो शिक्षा की, विद्यार्थी की और शिक्षकों की बात आती है तो हमारा ध्यान सीधे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की तरफ चला जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के बहुत से बहाने हैं और शिक्षा के क्षेत्र में, कंपटीशन के क्षेत्र में न जाने के बहुत से बहाने हैं। जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ करके आए, उन्होंने कभी गर्मी, बरसात, दूरी, अभाव, बहुत सारी समस्याएं झेल करके आगे आए होंगे। कोई ऐसा नहीं होगा जो इस तरह की समस्याओं को झेल कर आगे ना आया हो। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने किताब लिखी थी वेटिंग फॉर ए वीजा, और उस किताब में कई सारी इंसिडेंट्स का जिक्र किया था। वो जिक्र बहुत लंबा है, लेकिन उसका सार ये है कि हमको अपने उद्देश्य पर ध्यान देना है। रास्ते में बहुत से लोग ऐसे ही करने वाले मिलेंगे, बहुत से लोग गाली देने वाले मिलेंगे, बहुत से निरुत्साहित करने वाले मिलेंगे। उस पर ध्यान न देकर के शिक्षा का क्षेत्र इसलिए चुना जाता है कि इससे ज्यादा आसान काम दुनिया में नहीं है। आप कभी तुलना करके देखना, एक मजदूर किस तरह से हथौड़े से, लोहा हो चाहे पत्थर हो, उस पर काम करता है। एक जीवन साथी, पत्नी के रूप में महिला कितने घंटे काम करती है, उसको भी पर्याप्त नहीं मिलता। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में एक कमरे में या एक कमरे के एक कोने में बैठ करके आप अपने जीवन को इस हद तक बदल सकते हैं कि वो पूरी दुनिया के किसी भी पद की प्राप्ति में सहायक हो सकता है। इतना आसान काम है शिक्षा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जब बात शुरू होती है तो आपको समझना पड़ेगा कि आखिर उनसे मोटी मोटी या प्रारंभिक रूप में कौन सी प्रेरणा ली जाए शिक्षा के क्षेत्र में। उन्होंने व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाने के लिए दो पैमाने दिए, बौद्धिकता और गंभीरता। अगर श्रेष्ठ बनना है और अगर महानता की ओर अग्रसर करना है तो आपको समाज के चरित्र पर एक स्थायी निशान छोड़ना पड़ेगा। बाबा साहब को इस देश के अंदर प्रैग्मेटिज्म का स्थान शिक्षा के सिलेबस में सबसे ज्यादा है। दुनिया के अंदर प्रैग्मेटिज्म बहुत से विद्वानों ने लगभग 19वीं सेंचुरी में शुरू किया, जिसमें बाबा साहब के गुरु जॉन डीवे प्रमुख थे। और इंडिया के अंदर तो प्रैग्मेटिज्म बाबा साहब की ही देन है, उसी का विकास बाबा साहब के साथ साथ हुआ। प्रैग्मेटिज्म का अर्थ है कि आप जो पढ़ें, जो कार्य करें, जो उपलब्धि करें, उसका सदुपयोग अपने चारों ओर के वातावरण, अपने परिवार, अपने समाज, अपनी अर्थव्यवस्था, सभी चीजों में उस उपलब्धि का और उस शिक्षा का सदुपयोग करें। ये प्रैग्मेटिक अप्रोच है। ऐसी शिक्षा जो व्यक्ति के काम में आकर के कभी मोक्ष की बात करे, कभी चमत्कार की बात करे, निश्चित रूप से उस शिक्षा का प्रैग्मेटिज्म से कोई मतलब नहीं। भगवान बुद्ध ने शिक्षा के लिए मेडिटेशन यानी कि विपश्यना के साथ साथ कुछ और बिंदु दिए। उन बिंदुओं में शामिल किया गया कि आपको अध्ययन भी करना है, आपको भ्रमण भी करना है, और आपको नैतिकता और विजडम का विकास भी करना है। बिना विजडम का विकास किए हुए आपका व्यक्तित्व पूर्ण नहीं हो सकता। कालाम सूत्र में उन्होंने साफ साफ स्वतंत्रता दी पूरी दुनिया को कि अगर समस्याएं सामने आए और उनके सॉल्यूशन सामने आए, तथ्य सामने आए,
तो कौन से तथ्य को माने? ये शिक्षक के सामने बहुत बड़ा सॉल्यूशन है कारण से। वो सॉल्यूशन बताता कि नहीं, जो किताब में लिखा है वो ही सत्य नहीं है, जो टीचर ने बताया अकेले वही सत्य नहीं है, जो कोई तर्कवान व्यक्ति बता रहा है जोर जोर से चिल्ला करके, कोई राजा बता रहा है, कोई इतिहास बता रहा है, कोई आकर्षक व्यक्ति बता रहा है किसी को, वो भी सत्य नहीं है। सही तथ्य वही है, सही सत्य वही है जो अनुभवों के ऊपर आधारित है, जो श्रेष्ठ जनों के द्वारा अनुभव किया गया हो, माना गया हो, उसको प्रशंसित किया गया हो, वही आपको अपनाना है। ये बात, ये पैमाना ना सिर्फ शिक्षक को, ये पैमाना हर विद्यार्थी को समझना होगा। आखिर ऐसी शिक्षा का विकास इस देश में क्यों नहीं हो पाया? सब लोग सुन पा रहे हैं? मैं थोड़ा सा गंभीर बातें करता हूं, थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। भाषा मेरी क्लिष्ट हो सकती है, लेकिन मैं कई बार मुझे लगता है कि इतनी क्लिष्ट भाषा का यूज नहीं करना चाहिए। क्यों इस देश के अंदर प्रैग्मेटिक एजुकेशन का विकास क्यों नहीं हो पाया? विकास इसलिए नहीं हुआ कि यहां पर धर्म के ठेकेदारों ने एक कंसेप्ट बनाया, मिलेज कंसेप्ट। मिलेज कंसेप्ट जो ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत है, भ्रमण करना, पर्यटन करना, दूसरों से सीखना, दूसरों को सिखा करके आना, घूम फिर करके, उस पर बैन लगाता है मिलेज। और दूसरी संस्कृतियों को अपने से कम तरह आंकने की ट्रेनिंग देता है, उनकी हंसी उड़ाने की, उनको गलत मानने की, उनको बहिष्कार करने का प्रशिक्षण देता है। उनको कोई सहयोग मत करो, अगर वो बाहर चले गए तो जब वापस आएंगे तो उनका शुद्धिकरण करो। शुद्धिकरण कैसे किया जाता है ये एक अलग टॉपिक है, विचलन नहीं चाहते हम, शिक्षा पर ही बात करें। पूरी तरह से मिलेज कंसेप्ट ने उसको इस हद तक प्रैग्मेटिक अप्रोच को खत्म किया कि जब अलबरूनी इस देश के अंदर आया 10वीं 11वीं शताब्दी में, तो उसने ये हाल देखा और लिखा अपनी किताब में कि यहां के लोग ये समझते हैं कि इनके जैसे राजा कहीं नहीं, इनके जैसे वैज्ञानिक कहीं नहीं, इनके जैसा धर्म कहीं नहीं है, इनके जैसा दर्शन कहीं नहीं। ये बहुत इंटेलिजेंट तो है लेकिन हठी है, कुछ सीखना नहीं चाहते। क्यों सीखना नहीं चाहते? उनको डर था कि कहीं बाहर से आकर लोग यहां ये ना बताने लगे कि बाहर वर्ण व्यवस्था नहीं है, बाहर महिलाओं को गुलाम नहीं बनाया जाता, बाहर छुआछूत नहीं है, बाहर इस तरह का अत्याचार नहीं होता, लोगों को असुरक्षा की भावना दो कि अगर हम बाहर गए, कुछ सीख आए, यहां बता दिया, तो जो लोग जाते थे अपना व्यापार करके आते थे, अपने व्यापारियों से मिले और कुछ नहीं करते। बाहर से जो आक्रांता आए उनको लगा कि यहां वर्ण व्यवस्था में हाथ मत डालना, कहीं ऐसा ना हो कि दिक्कत हो। शक आए, हूण आए, कुषाण आए, सीथियन, तुर्क आए, मुगल्स आए, पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज आए। अंग्रेजों के जमाने में मीडिया आ गया, प्रेस का विकास हुआ, लोगों ने एक दूसरे की समस्याओं को समझा, कुछ लोग विदेश पढ़ने चले गए,
ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले जैसे लोग आगे आए और एक 1813 के चार्टर एक्ट का लाभ हुआ। उस चार्टर एक्ट में बताया गया कि हाँ, यहां के लोगों को शिक्षित किया जाए, उसके लिए पैसा अलग से दो। उससे पहले जो शिक्षा का उद्देश्य था वो था कि आदमी और ईश्वर के बीच के संबंध को कैसे रेगुलेट किया जाए, इसको बताना उद्देश्य है। लेकिन लॉर्ड बेबिंगटन मैकाले ने, जिसकी बुराई यहां के शिक्षाविद, अब जो बताने जा रहा हूं इसको चाहो तो नोट कर लेना या याद कर लेना। मैकाले की शिक्षा नीति को पानी पी पी करके गाली देते हैं कि मैकाले का बहुत बुरा किया। मैकाले का अगर एक स्टेटमेंट सुन ले जो हाउस ऑफ कॉमन्स में इंग्लैंड में उसने बोला था, वो स्टेटमेंट ये था कि जो शिक्षा हम भारत में इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं, उस शिक्षा के बाद ये संभव है कि भारत के लोग हमारे यहां की तरह संस्थाओं की मांग करेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट की मांग करेंगे, वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की मांग करेंगे, वो राइट टू वोट की मांग करेंगे, बहुत सारी चीजों की मांग करेंगे जो हमारे पास है। लेकिन अगर ऐसा कभी हुआ इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, तो जो भारत विदेश है, ब्रिटिश है, वो ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक बहुत बड़े गौरव का दिन होगा। एक तो वो सोच जो पढ़ाई लिखाई को सीमित करती है अपने परिवार, अपनी बिरादरी के अंदर, और एक वो सोच जो 7 समुद्र पार भाषण देता है कि वो दिन गर्व का दिन होगा जिस दिन इस देश के लोग उसी तरह की संस्थाएं मांगेंगे जो संस्थाएं उनके पास थी। उस व्यक्ति को गाली देने वाले लोग कितने ज्यादा हठी हैं और कितने ज्यादा भ्रष्ट है मानसिकता की। और ये भ्रष्ट मानसिकता उनकी जहां भी जिस भी संस्था में जब भी बैठेंगे वो दिखाई देती है कि वो आज भी अंग्रेज कंसेप्ट को, वर्ण व्यवस्था को पुनर्स्थापित करना चाहते हैं। चाहे वो टीचर हो, चाहे पुलिस में हो, चाहे किसी भी नौकरी, किसी भी संस्था में, किसी भी पद पर बैठ कर चले जाए। लोकतंत्र की स्थापना हुई, संविधानवाद आया, संविधान के आलोक में बहुत से अधिकार मिले, लेकिन दूसरी जो उनके अधिकारों पर कुठाराघात करने का जो षड्यंत्र वो लगातार जारी है, जारी। कोई अखबार, कोई महीना नहीं जाता जिस दिन लोग को संघर्ष न करना पड़ता। शिक्षा का जो उद्देश्य था कि हम इस देश को दंगा विहीन करेंगे, इस देश को सांप्रदायिकता विहीन करेंगे, इस देश के अंदर बराबरी आएगी, समतामूलक समाज बनेगा, जो बुद्ध से शुरू हुआ, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को ने उसको लिखित रूप दिया। लेकिन उसके खिलाफ बार बार एक्सपेरिमेंट करते हैं लोग। बार आपकी परीक्षा होती है, रोज परीक्षा देनी पड़ती है हमें। पूरी दुनिया के अंदर कोई आतंकवादी घटनाओं की संख्या इतनी नहीं है जितनी इस देश के अंदर 126 घटनाएं रोज। कोई रिकॉर्ड देखिए, एनसीआरबी का रिकॉर्ड है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, 126 घटनाएं पूरे साल में नहीं होती आतंकवादी घटनाओं। क्या जातिवाद से बड़ा आतंकवाद है? क्या हम शिक्षा के उद्देश्य को पूरा कर पा रहे हैं? जो एम्पावरमेंट है, कुछ उन लोगों की भी गलती है जो कमजोर समाज से निकल करके आते हैं, सशक्तिकरण को ठीक से समझ ही नहीं पाते। क्या है सशक्तिकरण? मैं बहुत बार शिक्षा केंद्रों में जाकर कहता हूं कि अपने विद्यार्थियों को बताएं, और मैं चाहता भी हूं कि हमारे विद्यार्थी सामने से आवाज लगाएं कि हम हिंदी में आपका भाषण नहीं सुनेंगे, हम अंग्रेजी में आपका भाषण सुनेंगे। लेकिन ये आवाज क्रिश्चियंस के मॉन्टेसरी स्कूल में तो आती है, हमारे डिग्री कॉलेज में क्यों नहीं आती?
हमारी यूनिवर्सिटीज में क्यों नहीं आती? मैं BHU में इंग्लिश डिपार्टमेंट में इंग्लिश में स्पीच दे रहा था, पीछे से एक इंग्लिश के प्रोफेसर आए, बोले थोड़ा सा हिंदी में बोल दीजिए। इससे बड़ी शर्म की बात है जब आप गणित पढ़ सकते हैं, आप हिंदी संस्कृत सब पढ़ सकते हैं, तो आज एम्पावरमेंट के लिए देखो तो सही कौन सी एजुकेशन लेनी है। आज स्टेम एजुकेशन का जमाना है। आप शिक्षक हैं और आपके साथ विद्यार्थी बैठे हैं, उनके माँ बाप भी बैठे हैं, तीनों को समझाऊंगा। पहले स्टेम एजुकेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, लॉ, अंग्रेजी, टेक्नोलॉजी, ये शिक्षाएं, इकोनॉमिक्स जैसी शिक्षा ये आपको लेनी पड़ेगी।